Hello students, today we will continue chapter 6th convention of flame class 8 science। तो इस चैप्टर के मैं ऑलरेडी 2 पार्ट्स बना चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ कन्वेंशन, मतलब कन्वेंशन क्या होता है, और जो है उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी भी मैंने डिस्कस की थी आपके साथ। इसके बाद जो है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, मतलब फायर को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ कन्वेंशन भी बताया था कि कन्वेंशन कितने तरह का होता है। तो अभी इस वाले पार्ट में, जो कि हमारा इस चैप्टर का पार्ट 3 है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्लेम से। तो अब इसको समझ लेते हैं। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, जो हमारी एलपीजी की फ्लेम होती है उसको ऑब्जर्व करेंगे। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, तो क्या आप उसके फ्लेम के कलर को बता सकते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम, और कैंडल का फ्लेम जो है किस तरह का होता है। तो रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7th में जो है आपने बर्निंग ऑफ जो रिबन, मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी देखी थी, उसको रिकॉल करिए। इफ़ यू डो नॉट हैव एक्सपीरियंस, अगर आपको किसी भी उसका एक्सपीरियंस नहीं है, द रिमेनिंग आइटम इन द टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। तो यहाँ पे जो 6.2 में जो है उसको किस तरह से उसको जलाने में क्या होता है, फ्लेम जो है प्रोड्यूस होती है कि नहीं होती है, वो एक एक करके यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे ये डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पे कलर्स ऑफ द कैंडल फॉर्म्स एंड द फ्लेम ऑफ ए किचन स्टोव। तो यहाँ पे जब दिखाया गया है कि ये कैंडल का फ्लेम है, जो कि जो है येलो और रेड कलर का होता है। फिर हमारा ये जो आप देख रहे हैं एलपीजी, जो कि आपके घरों में जो गैस जलती है, उसका जो कलर है यहाँ पे फ्लेम का, वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको देख रहे हैं फ्लेम्स ऑफ कैरोसिन, कैंडल एंड बंसन बर्नर। यहाँ पे भी इन तीनों के जो है कलर दिखाए गए हैं। अब आगे देखते हैं, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म से फ्लेम और नॉट। तो अब नीचे हमको देखना है कि जो जो मटेरियल दिए गए हैं उससे फ्लेम बनती है कि नहीं बनती है। तो जैसे हमें पता है कैंडल में फ्लेम होती है, मैग्नीशियम रिबन का जो हमने देखा था उसमें भी फ्लेम होती है, कैम्फर में भी जो है हमको फ्लेम दिखाई देती है, केरोसिन स्टोव में भी फ्लेम होती है। लेकिन जो चारकोल होता है वो डज नॉट फॉर्म फ्लेम, उसमें फ्लेम नहीं होती है। तो जब इसको हम जला के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किसमें फ्लेम होती है और किसमें नहीं होती है। तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम, मतलब फ्लेम का क्या स्ट्रक्चर होता है। इसके लिए यहाँ पे एक्टिविटी जो है 6.5 बताई गई है, जिसमें कि आपको बहुत ही केयरफुल से करना है। इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसकी एक्टिविटी 6.5 को समझ लेते हैं। इसमें जो है बहुत ही केयरफुल से इसको करना है। इसमें लिखा है होल्ड ए 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब, यहाँ पे हमको लेनी है 4 to 5 सेंटीमीटर की, विथ ए पेयर ऑफ टंग, और एक जो है टंग लेना है जिससे कि उसको पकड़ना है। एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन, और उसका जो ट्यूब का जो है डार्क जोन में एक तरफ कैंडल का जो डार्क जोन है वहाँ पे उसको रखना है। फिगर में ब्रिंग ए लाइटेड मैचस्टिक, और जो दूसरे साइड में हमको एक मैचस्टिक जो है जलती हुई लानी है नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। डू यू सी ए फ्लेम कैचेज एट दिस एंड, तो क्या देखेंगे कि डू यू सी ए फ्लेम कैचेज एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, मतलब इस एक जो है ग्लास ट्यूब के जो पास क्या कोई फ्लेम दिखाई देती है। इफ़ सो व्हाट इज़ इट दैट प्रोड्यूस ए फ्लेम, अगर हमको फ्लेम दिखाई देती है तो ऐसा क्या है जो कि वहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड वैक्स मेल्टेड क्विकली, तो ऐसा इसलिए होता है कि जो वैक्स है जलते समय क्या होती है, वेपोराइज होती है। और जो चीज़ें वेपोराइज होती हैं, वेपोराइज मतलब किसी भी चीज़ का ख़त्म हो जाना या उड़ जाना, तो जब कोई भी चीज़ वेपोराइज होती है तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करती है। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग, ऐसे सब्सटेंस जो कि बर्निंग के समय वेपोराइज होते हैं, गिव फ्लेम्स, तो वो फ्लेम्स देते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि सब्सटेंस जो कि विच वेपोराइज, मतलब जो कि वेपोराइज होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि वेपोराइज होते हैं वो क्या देते हैं हमको, ड्यूरिंग बर्निंग के समय हमको जो है फ्लेम देते हैं। फॉर एग्जांपल कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक्स एंड आर वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग। उसी तरह से जो कैरोसिन ऑयल है, मोल्टन वैक्स है, ये वेपोराइज हो जाते हैं ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स, और ये फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज, और जो चारकोल होता है वो वेपोराइज नहीं होता है, इसलिए वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। अब एक्टिविटी 6.5 में बताया गया है, इन एक्टिविटी 6.5 कुड द वेपर ऑफ वैक्स कम आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि उससे जो वेपोराइज होके जो वैक्स आ रही है उसी से क्या फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि उसी के द्वारा जो है फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आगे देखते हैं कि व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टडी इंट्रोड्यूस ए क्लीन क्लास
प्लेट स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन। कह रहा है कि जिस समय कैंडल की फ्लेम बिल्कुल स्टडी मतलब बिल्कुल हिल डुल ना रही हो, बिल्कुल रुकी हो, उस समय हमको क्या करना है, उसके ऊपर एक हमको इस तरह की जो है ग्लास प्लेट या फिर इसको स्लाइड भी बोलते हैं, इसके ऊपर लानी है। कहाँ पे लानी है? ल्यूमिनस जोन के पास, जो हमारे फ्लेम का ल्यूमिनस जोन है वहाँ पे स्लाइड को रखना है। होल्ड इट विद द पेयर ऑफ टंग, और उसको इस हमारी स्लाइड को जो है टंग की हेल्प से, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं इसको पकड़ा गया है, इस तरह से इसको पकड़ के रखना है फॉर अबाउट मतलब 10 सेकेंड तक इसको जो है पकड़ के रखना है। देन रिमूव इट, और उसके बाद हटा देना है। तो आप इसको हटाने के बाद आप क्या देखते हैं, तो आप देखेंगे कि ए सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म। तो उस स्लाइड में उस ग्लास की जो प्लेट है उसमें एक हमको ब्लैक कलर की रिंग्स दिखाई देती है। इट इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल। तो ये ब्लैक रिंग इसलिए दिखाई देती है कि वेपोराइजेशन के समय जो कि अनबर्न जो बगैर जले हुए जो कार्बन के पार्टिकल हैं जो कि वेपर्स के साथ उड़ जाते हैं, वो स्लाइड को रखने से वो उड़ नहीं पाते हैं और उसी स्लाइड में वो जो है डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण हमको जो है ब्लैक रिंग सी दिखाई देती है। होल्ड थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन। अब हमको क्या करना है, नॉन ल्यूमिनस जोन में एक क्या करना है, कॉपर के वायर को रखना है। फिर क्या देखेंगे, बाहर का जो वायर का हिस्सा है वो बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है। डज इट इंडिकेट दैट नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ ए हाई टेम्परेचर। तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है। इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ हॉटेस्ट पार्ट। एक्चुअल में ये जो नॉन ल्यूमिनस जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ पे आपको जो है कैंडल का जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया, डिफरेंट जोन ऑफ द कैंडल, मतलब कैंडल में जो अलग अलग जोन होते हैं वो यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। इसको आपको देखना है और लर्न भी करना है। डिफरेंट जोन ऑफ द कैंडल, तो इसमें देखेंगे जो सबसे ऊपर का जोन है आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कन्वेंशन। यहाँ पे जो है कन्वेंशन जो है पूरी तरह से हो जाता है और ये जो है ब्लू कलर का होता है, इसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन ल्यूमिनस जोन। और ये जो मिडिल हिस्सा है ये क्या होता है, पार्शली कन्वेंशन। यहाँ पे कन्वेंशन जो है पूरी तरह से नहीं होता है, ये येलो जोन होता है। और यहाँ पे जो ये विक्स होती है, जो इसकी जो बत्ती सी होती है, ये इनर मोस्ट जोन है जो कि अनबर्न्ड वैक्स है, जो कि जलती नहीं है। ये हमारी क्या है, वेपर्स ब्लैक है। ये कैंडल का जो हिस्सा दिखाया गया है, ये यहाँ का जो हिस्सा है जो मिडिल जोन है वो बहुत कम जो है गर्म होता है। बीच का जो हिस्सा है वो थोड़ा मतलब ज़्यादा गर्म होता है और जो ऊपर का जो नॉन ल्यूमिनस है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो इस तरह से यहाँ पे कैंडल का डायग्राम दिखाया गया है। अब नीचे है, कह रहा है कि गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम। अब अभी हमने बताया कि जो आउटर मोस्ट जोन होता है जो कि नॉन ल्यूमिनस होता है उसमें जो है सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो गोल्ड स्मिथ क्या करते हैं कि उसमें एक जो है उसी जोन में जो है मेटेलिक पाइप से ब्लो करते हैं, और इसलिए जो गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए, क्योंकि उस जगह पे उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। वाई डू दे यूज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम? तो अभी हमने बता दिया, क्योंकि आउटर मोस्ट जोन जो होता है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिससे गोल्ड और सिल्वर जो है जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज़ ए फ्यूल? अब फ्यूल क्या होता है? रिकॉल द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज और मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। तो कह रहा है कि जितने भी एनर्जी के सोर्सेज हैं जो इंडस्ट्री या फिर जो है हम लोग डोमेस्टिक में यूज़ करते हैं वो क्या क्या हैं, वुड हो गया, चारकोल है, पेट्रोल है, केरोसिन, ये सब हो गए। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल। इन सारे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूल्स बोलते हैं। ए गुड फ्यूल इज़ वन विच रेडली अवेलेबल। एक जो है अच्छा फ्यूल वही होता है जो हमको आसानी से मिल जाए। इट इज़ चीप, और वो सस्ता हो। इट बर्न इजली इन एयर, वो एयर में आसानी से बर्न हो जाए। एंड एट मॉडरेट रेट इट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और ये जो फ्यूल होता है उसमें जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है हीट प्रोड्यूस हो। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस। और जलने के बाद वो अपने पीछे कोई भी जो है अनडिजायरेबल सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस हमको नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को वो ना छोड़े। देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। तो जो आइडियल फ्यूल की ये जो ऊपर जो चीज़ें बताई गई हैं कि उसमें कैसा होना चाहिए, एक्चुअल में ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं होता है। वी शुड लुक फॉर ए फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्टिकुलर यूज़। लेकिन अब हम ऐसे फ्यूल को देखेंगे जो ऊपर जो भी चीज़ें बताई गई उसकी वो कुछ जो है अधिकतर जो है
चीज़ों को वो फुलफ़िल करता हो। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, फ्यूल जो होते हैं अलग अलग फ्यूल अलग अलग कॉस्ट के होते हैं। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर, कुछ फ्यूल दूसरे से जो है सस्ते होते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ ए फ्यूल्स फैमिलियर टू यू, आपको फ्यूल की एक लिस्ट बनानी है जिसको कि आप जानते हैं। ग्रुप देम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और उसको जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो है डिवाइड करना है। फ्यूल्स एज इन टेबल 6.3, जैसा कि 6.3 वाले में जो है दिए गए हैं। आपको यहाँ टेबल में जो है अलग अलग इस वाली टेबल में बताना है कि कौन कौन से जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस वाले हैं। अब इसमें हम टेबल को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है फर्स्ट वाले में आप देख रहे हैं कि टेबल टाइप्स ऑफ फ्यूल्स में फर्स्ट वाला जो है हमारा वो क्या है, सॉलिड फ्यूल्स। उसमें बताने हैं कि सॉलिड फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें एक दे रखा है कोल, फिर आप यहाँ पे वुड भी लिख सकते हैं, चारकोल भी हो सकता है। ये हमारा क्या हो गया, सॉलिड हो गया। लिक्विड फ्यूल्स में केरोसिन दिया हुआ है, फिर पेट्रोल, डीजल भी हो सकता है। फिर गैसियस फ्यूल में नेचुरल गैस दी हुई है, एलपीजी और सीएनजी भी हो सकता है। इस तरह ये अलग अलग तरह के फ्यूल्स हैं जिसके बारे में जो है हम लोगों ने पढ़ रखा है और हम लोग जानते भी हैं। अब आता है फ्यूल एफिशिएंसी। अब फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है उसको समझेंगे। सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, अगर आपको सपोज करिए कि एक जो है क्वांटिटी वाटर की बॉयल करने को दी जाए यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल, और आपको कहा जाए कि आप किस में जो है पानी को बॉयल करना चाहेंगे, काउ डंग में, कोल में या एलपीजी में। विच फ्यूल वुड यू प्रेफर, तो कौन सा फ्यूल आप प्रेफर करेंगे, किस में जो है आप वाटर को बॉयल करना चाहेंगे। गिव योर रीज़न, अपना रीज़न बताना है। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, तो आप अपनी पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, जो ये 3 फ्यूल्स लिए गए हैं क्या उनमें सेम अमाउंट की हीट प्रोड्यूस होती है। तो हम आपको बता सकते हैं कि ये जो तीनों आप यहाँ पे बताया गया है कि काउ डंग, कोल एंड एलपीजी, तो काउ डंग में जो है सबसे कम हीट प्रोड्यूस होती है, कोल में उससे ज़्यादा और एलपीजी में सबसे ज़्यादा। तो आप किस में पसंद करेंगे, एलपीजी में जो है आप वाटर को बॉयल करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें जो है वाटर जल्दी से बॉयल हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबंशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू। तो अब यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन दी गई है। कैलोरीफिक वैल्यू की क्या डेफिनेशन है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि प्रोड्यूस होती है कंप्लीट कंबंशन के समय कितनी, जब हम 1 kg फ्यूल को लें, जब हम 1 kg फ्यूल को लेके उसको जलाएं और क्या हो उसका कंप्लीट कंबंशन हो जाए और उसमें हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट। अब इस कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग एक यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, किलो जूल पर केजी, मतलब किलो जूल पर केजी इसका जो है एक यूनिट हो जाता है। कैलोरिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 6.4 में कुछ फ्यूल्स की जो है कैलोरीफिक वैल्यू दी गई हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फ्यूल्स के नेम दिए गए हैं और इसमें यहाँ पे जो फ्यूल्स के नेम है और यहाँ पे उसकी कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है वो दी हुई है। तो मतलब 1 kg फ्यूल को बर्न करने में उसमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो उसके क्या कहलाता है, कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर हम काउडंग केक की बात करें, अगर हम 1 किलो काउडंग को बर्न कराएं तो उसमें से हमको 6000 से लेके 8000 तक की जो है हीट प्रोड्यूस होगी। उसी तरह से ऊड को अगर हम 1 किलो ऊड को बर्न कराएं तो 17,000 से 22,000 तक की जो है वो हीट प्रोड्यूस होगी। तो एक्चुअली में कैलोरीफिक वैल्यू क्या है कि किसी भी फ्यूल को बर्न कराने से उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। अब आता है बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जब हम किसी भी फ्यूल को जो बर्न कराते हैं तो उसमें से कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। जब हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन, जब हम फ्यूल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। तो हमारे एनवायरनमेंट में इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन। जो हमारे कार्बन फ्यूल्स हैं जैसे कि वुड हो गया, कोल और पेट्रोलियम हो गया, जब इनको हम बर्न कराते हैं तो ये क्या रिलीज़ करते हैं, कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स को जो है रिलीज़ करते हैं।
दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस, और ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो है डेंजरस होते हैं। पॉल्यूटेंट कॉजिंग रिस्पायरेटरी डिजीज़, और इससे जो है रिस्पायरेटरी डिजीज़ हो जाती है सच एज अस्थमा। फिर सेकेंड वाला है इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ दीज फ्यूल, अगर इनका जो है कंप्लीट कंबंशन ना हो तो ये क्या देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन क्लोज रूम, अगर हम कोल को बंद रूम में जो जला दें तो फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। द कार्बन मोनोऑक्साइड आर गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम, अगर किसी रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही हो तो उसमें अगर कोई व्यक्ति सो रहा हो तो वो मर सकता है। तो अब यहाँ पे बुझो कह रहा है, इसीलिए हमको एडवाइस दी जाती है कि जिस कमरे में जो है रूम में कुछ चीज़ बर्न हो रही है वहाँ पे हमको सोना नहीं चाहिए। अब इसका थर्ड पॉइंट है कंबंशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, अधिकतर जो फ्यूल्स होते हैं वो जलाने में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस करते हैं एनवायरनमेंट में। इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ जाता है बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग जो है हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्लोबल मतलब अर्थ, वार्मिंग मतलब वार्म होना। जब ग्लोब जो है हमारी वार्म हो जाती है, जब ग्लोब जो है गर्म हो जाती है उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसका क्या रीज़न है वो देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसके कारण जो है हमारे जो एटमॉस्फेयर का जो है टेम्परेचर राइज हो जाता है। दिस रिजल्ट एमंग द अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर रीजन, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो पोलर जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो मेल्ट होने लगते हैं। विच लीड्स ए राइज इन द सी लेवल, जिससे कि सी लेवल जो है बढ़ जाता है। कॉजिंग फ्लड्स, और जिससे फ्लड्स वगैरह भी आते हैं कोस्टल एरियाज़ में। और जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या होता है, कोस्टल एरिया में इवन परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, वो जो है पानी में जो है डूब जाते हैं। तो इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग से ये नुकसान होते हैं। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, अगर हम जो है डीजल और कोल को बर्न कराते हैं तो क्या रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस, ये जो है बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग मतलब जिसमें हमें सांस लेने में दिक्कत हो, इस तरह की गैस होती है। मोर ओवर पेट्रोल इंजन गिव्स ऑफ गैसेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो जो है गिव ऑफ गैसेस ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन, तो ये जो हमारे सल्फर के ऑक्साइड हैं और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं ये जो है रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और एसिड फॉर्म करते हैं। और इसी जब ये मतलब रेन वाटर में जब ये ऑक्साइड मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, और जब वो मिल के वो वाटर जो नीचे आता है अर्थ में उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप, और ये जो एसिड रेन होती है ये क्रॉप के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। बिल्डिंग्स के लिए, सॉइल के लिए वो बहुत ही हार्म पहुँचाती है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट इन क्लास 7, इसके बारे में आपने क्लास 7 में पढ़ा हुआ। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल, तो जो डीजल और पेट्रोल का जो कि हम लोग फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं इन ऑटोमोबाइल इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी compressed natural gas because CNG produce the harmful product in very small amount। तो जो डीजल के फॉर्म में जो हम लोग फ्यूल्स डीजल और पेट्रोल जो कि ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं उसको आजकल जो है CNG ने रिप्लेस कर दिया है, मतलब उसकी जगह पे CNG यूज़ की जाती है, क्योंकि CNG से क्या होता है कि बहुत कम अमाउंट में जो है हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, जबकि डीजल और पेट्रोल में जो है ज़्यादा अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस होते हैं। CNG इज़ क्लीनर फ्यूल, CNG जो है एक बहुत ही साफ़ सुथरा फ्यूल है। तो इस तरह से इस चैप्टर का अभी यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी जो है एक ब्लॉक जो है यहाँ पे और बचता है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, फॉर सेंचुरीज वुड वॉज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल्स, मतलब सेंचुरीज मतलब बहुत सालों से जो है जो लकड़ी का यूज़ जो है डोमेस्टिक मतलब घरों में जो है फ्यूल के रूप में किया जाता है, और इंडस्ट्रीज़ में भी जो है फ्यूल के रूप में किया जाता है। वुड का जो यूज़ है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में किया जाता है। बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक LPG, लेकिन आजकल इसको जो है रिप्लेस कर दिया गया है, मतलब इसकी जगह कोल और जो LPG वगैरह यूज़ होते हैं। इन मीन
रूरल पार्ट्स ऑफ द आवर कंट्री, लेकिन बहुत से ऐसी भी जगह हैं हमारे कंट्री में, रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग अभी तक जो है लकड़ी को ही जो है फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ ईजिली अवेलेबल, क्योंकि ये जो लकड़ी है ये उनको आसानी से मिल जाती है और बहुत ही सस्ती होती है। हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स ए लॉट ऑफ स्मोक, और इस तरह से जब वो लकड़ी को जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा धुआं होता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करता है ह्यूमन बींग्स के लिए। इट कॉजेज़ रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, और इससे जो है लोगों को क्या होती है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आल्सो ट्रीज़ प्रोवाइड अस विथ यूजफुल सब्सटेंस, और जिस ट्रीज़ वगैरह को काट के वो लकड़ियों को जलाते हैं वो जो ट्रीज़ होते हैं हमको बहुत ही यूजफुल सब्सटेंस देते हैं, विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल। और जब ये लोग जब इसको जलाने के लिए काट लेते हैं तो ये जो यूजफुल सब्सटेंस हैं ये अब हमको नहीं मिल पाते हैं। मोर ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज़ लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, और इसके अलावा अगर हम पेड़ों को काट के फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं तो क्या होता है, उससे डिफॉरेस्टेशन भी होता है, विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। एज़ यू लर्नड इन क्लास 6, जैसा कि आपने क्लास 7 जैसा कि आपने क्लास 7 में पढ़ रखा था। तो अब ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से अभी मैंने कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और वीडियो को भी देखिएगा। अगर कहीं पे भी कोई बात समझ में नहीं आती है, कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।